हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के चौथे पाठ आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना को पढ़ेंगे। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर एक जगह है, जंगल और गाँव में घूमते देखा गया। लोग भी मानते थे कि उसका चमत्कारी शक्तियाँ सारी बीमारियाँ दूर कर सकता है, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। और बिरसा ने खुद ये ऐलान यानी कि घोषित कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकों यानी बाहरी लोगों, दीकों मतलब बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। और कुछ समय के भीतर ही उसकी जो थी उसकी प्रसिद्धि बहुत फैल गई और लोग उसे भगवान मानने लगे और वो यकीन करने लगे कि उसकी समस्याएं दूर करने आए। तो बिरसा मुंडा एक बहुत जाना माना नाम है इस जगह में। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। और बिरसा के जो समर्थक थे उनमें इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। और ये लोग अपने आसपास अंग्रेजी शासन के कारण जो पैदा होने वाली समस्याएं बदलाव थे उससे बहुत बेचैन थे और उनको लगता था कि उनकी जीवन पद्धति, उनकी आजीविका और उनका धर्म जो है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। तो पिछले उसमें हमने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। तो ज़्यादातर कबीलों के जो रीति रिवाज और रस्में थी ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग होती हैं। तो इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे थे, कुटुंब यानी परिवार के जैसे, लेकिन फिर भी उनके बीच आर्थिक और सामाजिक फर्क होता है। तो देखिए, जो जनजातीय समूह होते हैं वो किस तरह से जीते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी ऐसे सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ समुदाय जो थे वो झूम खेती करते थे। घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह खेती में जो जंगलों में छोटे छोटे भूखंड होते हैं उन पर यह होता है और लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको काट कर ज़मीन पर उगी घास फूस को जला देते हैं। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर जो राख बनती है उसको खाली ज़मीन पर छिड़क देते हैं। इस राख में पोटाश होती है जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदाल से जो ज़मीन की ऊपरी सतह को खाली खरोच देते थे और खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। और जब फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वो दूसरी जगह के लिए चले जाते। जहाँ से उन्होंने भी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। तो परती यानी कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ देने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ होता है महुआ, ऐसा फूल जिसे खाया जाता है, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो घुमंतु जो इसीलिए उनको घुमंतु यानी घूमने वाले किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। तो ये जो समुदाय थे इनकी ज़िंदगी जंगलों में बेरोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी और इसी तरीके से वो घुमंतु खेती कर सकते थे। तो ये डोगर या कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठे इससे पत्तलें बनाई जाती थी। और कुछ आदिवासी समूह जो थे वो शिकार करके पशुओं का और जो जंगल के उत्पाद होते हैं, वन्य उत्पाद, उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे और जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे क्योंकि उसी से उनकी पूर्ति होती थी। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते और जो मिलता उसे बांट लेते। जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते। इलाज के लिए जंगली जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते और जंगलों से इकट्ठा जो चीज़ करते उनको उन्हीं बाज़ारों में बेच देते। जब भी स्थानीय बुनकर यानी कपड़ा बुनने वाले और जो चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो खोंड समुदाय के लोगों को चावल और अन्य अनाज जो था कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से मिल जाता था और कई बार वे कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरतों की चीज़ें ले आते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी करते, कोई बोझा ढोता, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता, कई खेत मजदूर थे। और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे, दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी। तो देखिए भारत का नक्शा, इसमें जो जो
जनजाति समुदाय यहाँ पे रहते हैं। तो ये हिमाचल है, गद्दी, यहाँ पर गद्दी लिखा लेकिन गद्दी वन गुज्जर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ये उत्तराखंड में, इसमें सिर्फ भूटिया दर्शाया है। भूटिया हैं, थारू हैं, और जौनसारी हैं, और इधर ही राजस्थान के इलाके में सहारिया, भील, और इधर गुजरात में वान, गुज्जर, राठवा, और इधर बैगास, बंजारा, गोंड, ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बंजारा, और ये सब देखिए इस तरह से ये पूर्वोत्तर में सब दर्शाए गए हैं। और जो चीज़ें उनके आसपास पैदा नहीं होती उन्हें उसे हासिल करने के लिए उनको खरीदना भी पड़ता था। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते और भारी कीमत पर उन्हें बेचते थे, और सूद यानी कि ब्याज को खाने वाला जो महाजन होता था वो पैसा देता था और उनको ब्याज लेता था उस पर। महाजन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके पास पैसा होता था कर्ज पे देने के लिए, रेट होता था, तो वो उसका कर्ज को जो खाता था, उसके ब्याज को खाता, उसको सूदखोर। आदिवासियों को कर्जा देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने उनको कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, क्योंकि एक तो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तो उनके ऊपर ब्याज चढ़ता जाता था, जिससे वे महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ लोग जानवर पालते थे, कुछ समूह जो थे वो जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों, जानवरों या भेड़ों के रेवड़ यानी कि ढेरों को लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरी जगह चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। तो आदिवासी समुदाय के बारे में जो स्रोत मिलते हैं वो है यहाँ पे एक बैरियर एल्विन ने लिखा है, बैगा 1939 में, एल्विन की प्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोट्स। तो इन पुस्तकों की जो है ये स्रोत हैं कि ये लोग क्या काम करते थे। तो शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, और नए खेतों में जाने का वक्त, और उनके बीच जो था काम के बंटवारे से उनकी ज़िंदगी चलती थी। तो ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक बैरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल जो थे मध्य भारत के बैगा और खोंट समुदाय के बीच में बिताए, और उन्होंने देखा जो हमारे भारतीय महीने होते हैं, चैत, बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, अगहन, तो इनमें वो किस तरह से किस तरह से वो कामों को करते थे और किस तरह से पुरुषों और औरतों के काम बटे हुए थे, उसमें इन्होंने ये बताया है। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय एक ही जगह खेती करते थे, हलों का इस्तेमाल करते थे, और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। तो फिर भी अक्सर ऐसा हो जाता था, कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी यानी उनको मानने वाले होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे, यानी दूसरे को करने को दे देते थे, और वो लोग पैसे या अनाज जो भी उनको देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर यानी कि जो बहुत क्रूर होता है माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है, स्थायी नहीं पक्के रूप से एक जगह। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो आदिवासी समूह का जीवन बदल गया, और आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, इनका जो पहले बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था, उनके पास आर्थिक ताकत होती थी, नियंत्रण होता था इलाके पर, कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, और वे ज़मीन और वन प्रबंधन के जो स्थानीय नियम होते थे अपने नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के काम का जो अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई, और ब्रिटिश अधिकारियों ने जो नियम बनाए उनको मानने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता, नजराना यानी कि उनको तोहफे वगैरह,
और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए, यानी कि पुराने काम उनके पास नहीं रहे। तो देखिए इसमें ये दिखा रहा है पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाया जाता तो पूरा गांव मदद करता है। अच्छा, जो घुमंतु काश्तकार थे तो उनसे अंग्रेज़ों को बहुत परेशानी थी कि भटकते रहते हैं और एक जगह ठहर कर नहीं रहते। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जो है एक जगह पक्के रूप से रहें और खेती करें, और एक जगह रहने वालों को नियंत्रित करना भी आसान था और वो आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे अंग्रेज़। इसलिए उन्होंने ज़मीन के कुछ नियम लागू कर दिए। ज़मीन को मापा, उन्होंने नापा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजी कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। और पूर्वोत्तर राज्य के जो झूम काश्तकार थे किसान इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें पुराने ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के बाद अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। देखिए चित्र दिखा रखा है, इसमें जंगल में खेती करती भील औरतें, और ये देखिए ये घुमंतु खेती के लिए अभी भी जारी है, कह रहे हैं गुजरात के बहुत सारे क्षेत्रों में। और यहाँ पर काट देते हैं पेड़ों को और फिर ज़मीन को साफ करते हैं। तो आज की इसमें यहीं तक। इससे आगे हम वन कानून और उसके प्रभाव को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।